नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम दिन भर की खबरों के विश्लेषण के साथ प्रस्तुत होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति को लेकर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, बल्कि अब 2 साल होने को है। अब भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हुआ है कि पुराने जो पूर्व विधायक या पूर्व सांसद हैं या पार्टी के पुराने लोग हैं, उनको नियुक्तियां दी जाने लगी है। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया है, पार्टी के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं और क्यों इनमें इतनी देर हुई, इस सब को लेकर हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी के साथ। अनंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो जिसका इंतजार था बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और वरिष्ठ जो लोग हैं उनको, अब वो दौर शुरू हो चुका है और अब राजनीतिक नियुक्तियां जैसे कि अलग अलग बोर्ड में, आयोग में अध्यक्ष, महासचिव, ऐसे कुछ अलग अलग पद उनको दिए जाने शुरू हो गए हैं। अब इसको लेके बीजेपी कार्यकर्ताओं की और जो पूर्व विधायक सांसद हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, पहली प्रतिक्रिया उनकी क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी 2023 में जी। दिसंबर में मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभाला, उसके तुरंत बाद और लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 5-6 नियुक्तियां की थी राजनीतिक दबाव में देखते हुए, और ये देखते हुए कि इनके करने से लोकसभा चुनाव में हमको फायदा होगा। जिसमें ओंकार सिंह लखावत हैं, जिनको प्राधिकरण प्रोन्नति जो संरक्षण पुरानी इमारतों मंदिरों का होता है उसके तीसरी बार उनको अध्यक्ष बनाया। जसवंत सिंह बिश्नोई थे, उनको जीव जंतु बोर्ड का बनाया था। ऐसे CR चौधरी थे, प्रेम सिंह बाजौर थे, जिनको सैनिक कल्याण बोर्ड का बनाया था। तो कुछ नियुक्तियां 5-6 कार्यकर्ताओं की राजनीतिक की थी, लेकिन उसके बाद से लेके जब सरकार दिसंबर में आई और वो नियुक्तियां आई, उसके बाद से 1.5 साल से ये फाइल बंद हो गई थी। अब जब फाइल बंद हो जाती है तो कार्यकर्ता जो भी पार्टी के लिए काम करता है, हर व्यक्ति को टिकट मिलना संभव नहीं है। 200 विधानसभा के और 25 लोकसभा के, सिर्फ 225 लोगों को भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस टिकट दे सकती है राजस्थान में। बाकी लोग क्या करें? तो चुनाव के समय कई बार बगावत होती है, लोग विरोधी होता है कि नहीं, हमने इतने साल से काम कर रहे हैं, टिकट नहीं मिला। तो उनको जैसे दूध उफनता है ना, पानी के ठंडे छिट्टे देते हैं तो दूध बैठ जाता है, ठीक उसी तरह से कार्यकर्ताओं को राजनीतिक दल ठंडे छिट्टे मारते हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी, अपनी सरकार, हमारी नहीं अपनी सरकार, अपनी सरकार आएगी, फिर आपको एडजस्ट कर लेंगे। आप लोग तो जड़ हैं पार्टी की, आप लोगों ने इतना काम किया है। हर पार्टी इस तरह से करती है और कई कार्यकर्ता विद्रोह करके बागी होकर चुनाव लड़ते हैं, कई कार्यकर्ता घर बैठ जाते हैं, कुछ उसमें से घर बैठ जाते हैं, कुछ उस समय चुनाव में काम करते हैं। तो अभी 3 दिन पहले अरुण चतुर्वेदी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और विद्यार्थी परिषद के जमाने से पिछले मैं कहूँ 40 साल से वो पार्टी में सक्रिय हैं। उनको टिकट मिला नहीं मिला, कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। और इस बार भी जब सिविल लाइन से वो टिकट के दावेदारी थे और यहाँ किसी दूसरे गोपाल शर्मा को जब टिकट दे दी, तो उन्होंने उसको उसी भाव से लिया कि संगठन का जो आदेश है मैं उसकी पालना करूंगा, और वो चुनाव में लड़े नहीं और सब पूरी पार्टी के लिए उन्होंने काम किया राजस्थान में। उसका प्रतिफल उनको 4 दिन पहले मिला। जब एक को नियुक्ति मिलती है ना, तो बाकी जो दावेदार है उनमें खलबली मचती है कि अब ये जो पिटारा है ना नियुक्तियों का, ये खुल गया है और अब नंबर आ सकता है। तो पिछले 1 सप्ताह से मैं कहूँ कि दिल्ली में कार्यकर्ताओं की जो दावेदार है उनकी दौड़ हो गई है, तेज हो गई है। आप पूछेंगे कि दिल्ली क्यों? जी, दिल्ली इसलिए कि आजकल भारतीय जनता पार्टी में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो राजस्थान तो सिर्फ नाम का है, राजस्थान से कुछ नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने, जो वरिष्ठ पूर्व पदाधिकारी हैं, अभी के पदाधिकारी, उन्होंने मान लिया है कि अगर पिटारा खुला है तो उसमें से नाम दिल्ली की स्वीकृति के बाद ही आएगा। तो बहुत दौड़ तेज हो गई है और निश्चित रूप से जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया है, जिनको टिकट नहीं मिला, वो डिजर्व करते थे, लेकिन टिकट चूंकि एक को मिल सकती है, कई बार बाहर से आए हुए लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ता है दूसरी पार्टी से, तो कार्यकर्ताओं को मनाया जाता है। तो अब अरुण चतुर्वेदी की नियुक्ति के बाद एक बार फिर ये कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगी है कि अब हमारा भी नंबर आ सकता है। इसमें इतनी देरी क्यों हो गई? सामान्यतः ऐसा होता है जैसे सरकार बनती है उसके ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने बाद ये नियुक्तियां हो जाती हैं, 2-3 महीने बाद हो जानी चाहिए। बीजेपी को लगभग 1.5 साल इसको हो गया। अब इससे कार्यकर्ताओं में भी असंतोष पनपने लगा था। बीच में हमने कुछ समाचार भी सुने कि कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, सांसद कहते हैं हमारे काम नहीं होते। वो एक तरह के असंतोष की ही अभिव्यक्ति थी। तो इतनी देरी इसमें क्यों हुई?
देखिए इसमें देरी, ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये देरी इस साल ही हुई है, इस बार ही हुई है। जब भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की पिछले 30 सालों में यहाँ सरकार आई है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही हो, चाहे आप भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं, ऐसी नियुक्तियां जनरली एक बार सरकार बनने के बाद 4-5 नियुक्तियां हो जाती हैं जो बहुत जरूरी होती है। जैसे ओंकार सिंह लखावत की है, वो कभी चुनाव नहीं लड़ते, लोकसभा विधानसभा का राज्यसभा में एक बार रहे हैं, लेकिन उनको आते ही नियुक्ति होती है। तो 4-5 नियुक्तियां तो ऐसी होती है कि जो करनी अनिवार्य होती है। उसके बाद फिर मैंने जो कहा कि नियुक्तियों के मामले में क्या होता है, एक अनार 100 बीमार। मतलब अगर 40 ऐसे बड़े पद हैं, आयोग, बोर्ड, निगम, जिनमें हम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को एडजस्ट कर सकते हैं, तो दावेदार होते हैं कम से कम 1000। हर एक सीट के लिए, हर एक पद के लिए, हर एक बोर्ड के लिए 25-30 दावेदार होते हैं। अब अनार एक है जी और बीमार 100 हैं, तो आप सबको कैसे खिलाओगे? राजनीतिक नियुक्तियों में अनार के एक एक दाना सबको निकाल के आप नहीं दे सकते, पूरा अनार देना पड़ेगा। पूरा अनार का मतलब है कि कोई भी पद है आप एक व्यक्ति को दोगे अध्यक्ष, उसमें 2 सदस्य बुला दोगे आप, 2 या 3 सदस्य बनते हैं गैर सरकारी। तो ऐसे मिला के भी कुल 100-125 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। बाकी फिर जिला कार्य समितियां होती है, जिला समितियां, उनमें आप एडजस्ट कर दो। तो उसका क्या होता है, साल में एक बार मीटिंग होती है, आप मीटिंग जाओ जी, चाय पी लो, समोसा खा लो और आ जाओ, बस नाम होता है उनको सदस्य बनाया। लेकिन असली जो होता है 100, 125, 150 लोग, लेकिन दावेदार बहुत ज्यादा होते हैं। और चुनाव के समय राजनीतिक दल हर विधानसभा सीट पर जो भी 4-5 दावेदार होते हैं उनको बुला के, जिनको टिकट नहीं देनी होती उनको समझाया जाता है। दिल्ली से भी फोन आते हैं कि नहीं अब चुनाव है, जीत रहा है, इस बार हम आएगी, अपनी सरकार आएगी, फिर एडजस्ट करेंगे। लेकिन जब वो नहीं होते हैं ना एडजस्ट, आज की तारीख में हर कार्यकर्ता सत्ता में भागीदारी चाहता है जी। खाली ये नहीं कि हमारी सरकार आ गई, हमारी सरकार आ गई मुझे क्या मिला। तो वो जब सत्ता की भागीदारी चाहता है, और ये जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं ये बीरबल की खिचड़ी की तरह पकती है, धीमे 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 धीमे। बहुत प्रेशर आया तो 2 नियुक्तियां दे दी। मैं ये नहीं कहता कि अभी जितने पद पड़े हैं सब अभी भर दिए जाएंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कभी ऐसा दस्तूर नहीं रहा। 5-7 नियुक्तियां हो सकता है अभी दे दी जाए। फिर आप जैसे जिसको कहते हैं ना कि नियुक्तियों का जो एक गुच्छा है वो लटकाए रखते हो जी, तो हर कार्यकर्ता को रहती है। आज अगर आपने 40 पद है और 40 पद बांट दिए, तो वो कार्यकर्ताओं की उम्मीद खत्म हो जाएगी, उनको लगेगा हमारे लिए कुछ नहीं है, घर बैठ जाएंगे। तो आप उनको आश्वासन दिए रहो, आप उनको उम्मीद जगाए रखो कि नहीं आपका नंबर आएगा। और फिर कुछ लास्ट में भी होती हैं कि उस समय जैसे जिनकी नियुक्तियां आते ही सरकार ने कर दी थी, उनके 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो ऐसे 8-10 लोगों को बाद में एडजस्ट कर देते हैं, जिनको लगता है कि ये टिकट नहीं दिया तो ये बगावत करेंगे। तो ऐसे लोगों को एडजस्ट करने के लिए हर राजनीतिक दल दांवपेच खेलता है, और उसमें इस बार देरी नहीं हुई है। ये दस्तूर चला आ रहा है कि कुछ नियुक्तियां 5-7 दे दो, फिर बीच में दे दो, ताकि लोगों को लगे कि हाँ अभी हमारा। और अभी चूंकि नगर पालिका पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं, तो इसलिए ये नियुक्तियां जो हो रही हैं ये उसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए। अच्छा, इस बार बीजेपी ने जैसे अरुण चतुर्वेदी को अच्छा खासा एक पद दिया, काफी महत्वपूर्ण पद दिया, वित्त आयोग का उनको अध्यक्ष बनाया, राज्य वित्त आयोग का, और जो कि बीजेपी के पुराने मजे हुए कार्यकर्ता हैं, जमीन से उठ के आए। क्या बीजेपी, जैसे कि कहावत कही जाती है, दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है, तो जो ये जगदीप धनखड़ वाला जो केस हुआ है कि अब ऐसे दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को नहीं, अपने ही जो मूलभूत कार्यकर्ता हैं उन्हीं को ही महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, क्या इस तरह की कुछ अब मन में धारणा हो? नहीं, देखो बीजेपी क्या करेगी, मैंने पहले भी अपने जो हुआ है कि बीजेपी या राजनीतिक दल क्या करते हैं पता नहीं चलता। आप एक अनुमान लगा सकते हो, अंदाज लगा सकते हो, लेकिन हाँ, सतपाल मलिक और जगदीप धनखड़ का जो एपिसोड हुआ, पार्टी उनको दूसरी पार्टियों से आए वो, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतने बड़े पद दे दिए गवर्नर के, फिर जगदीप धनखड़ को गवर्नर बनाया, फिर उपराष्ट्रपति बनाया। उसके बाद उन्होंने जो पार्टी की किरकिरी कराई है, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी आला कमान को, जो दूध से जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो ये जो छाछ है, अब आप जो नियुक्तियां देते हो, ये फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। बाहर से जो राजनीतिक दलों से आप कार्यकर्ता लाते हो चुनाव के समय में, और ये सोच के लाते हो कि इनके आने से हमें फायदा होगा, तो फायदा तो उनके आने से कितना होता है ये कोई राजनीतिक दल नहीं बता सकता, लेकिन नुकसान जरूर होता है। उसमें मूल जो कार्यकर्ता होता है उसको लगता है कि हम 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उपेक्षित महसूस करता है। पद आपने पार्टी के किसी कार्यकर्ता को दे देते हो,
होड़ में 4 लोग, एक को मिल गया तो 3 को ये संतुष्टि रहती है कि इसने भी हमारे साथ दशकों तक काम किया है। लेकिन जो आपकी पार्टी की विचारधारा को पे गालियां दे एक तरीके से जिंदगी भर, और वो फिर चुनाव के इन मौके पे आके टिकट भी ले जाए और टिकट नहीं मिले हार जाए, उसके बाद में फिर उसको राजनीतिक नियुक्तियों में भी नंबर आ जाए। जैसे अभी चर्चा उठ रही है कि कई नाम चल रहे हैं कि जो कांग्रेस से आए थे, जिनको लोकसभा विधानसभाओं में भी पार्टी ने टिकट दिया और वो नहीं जीत पाए, उनके नाम फिर चल रहे हैं अखबारों में कि साहब ये लोगों की दौड़ में शामिल है। आप जो भी व्यक्ति है, मेरा तो ये मानना है, बाकी पार्टियों के काम है, एक जो जिस तरीके से विश्लेषण करते हैं अपन चीजों का, उसमें है कि जो व्यक्ति को पार्टी ने विधानसभा या लोकसभा का टिकट दे दिया और वो हार गए, उनको राजनीतिक नियुक्तियों में महत्व नहीं मिलना चाहिए। महत्व उनको मिलना चाहिए जिनको आपने टिकट नहीं दिया। जैसे अरुण चतुर्वेदी है, टिकट के 2013 में जीते सिविल लाइन से, 2018 में हार गए, 2023 में स्वाभाविक दावेदार थे, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया किसी कारण से, तो उन्होंने पार्टी के लिए विद्रोह नहीं किया, बल्कि सच्चे मन से जैसे काम करते थे किया, उनको प्रतिफल मिला। तो इसी तरह जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के समर्पित विचारधारा के कार्यकर्ता है, वो सुख में दुख में पार्टी के साथ खड़े रहे। ऐसे कार्यकर्ता नहीं जो पार्टी आज सत्ता में है, इतने राज्यों में सबसे बढ़ रही है, तो लोग जो आ रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि वो विचारधारा की वजह से नहीं, वो सत्ता पाने की, कुर्सी पाने की वजह से आए हैं, और ऐसे लोगों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। कोई भी हो, आप अच्छे अपने जो कार्यकर्ता रहे हुए हैं, विचारधारा को समर्पित, उन कार्यकर्ताओं को अगर दोगे तो दूसरे कार्यकर्ताओं में संदेश जाएगा कि नहीं, पार्टी अपने लोगों की सुनती है, जिन्होंने काम किया उनको मिलता है। वरना वही होगा कि बाहर से जो आते हैं, कोई जातिवाद के नाम पर, कोई धनवाद के बल के नाम पे, कोई परिवारवाद के नाम पे, और पार्टी फिर उनको टिकट भी नवाजती है और पद भी नवाजती है बाद में, तो वो पार्टी के लिए ठीक नहीं है। यानी कि आपकी बातों से जो मैं सारा समझ पाया कि इस बार बीजेपी सोच रही है कि जिसको नियुक्त करना है, मानदंड ये रखे जाएं कि वो बीजेपी का ही मूल कार्यकर्ता हो, भाजपा की विचारधारा से आया हो या संघ की पृष्ठभूमि से हो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, मैंने नहीं कहा। अच्छा। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करना चाहिए, ये मैं सोच रहा हूँ कि कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे दूसरे दल हो, अगर वो अपने विचारधारा, अपने समर्पित कार्यकर्ता, जिन्होंने पद की चाहत के बिना उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, डंडे खाए, मुकदमे लगवाए अपने ऊपर, अपनी जेब से पैसा खर्च किया, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं होती थी, कोई उसको चंदा नहीं मिलता था बड़ा, उन कार्यकर्ताओं की कीमत पर बाहर से आए कार्यकर्ताओं को अगर आप एडजस्ट करोगे तो वो संदेश गलत जाता है। जो पार्टी ने पहले गलतियां की, उन गलतियों को पार्टी फिर से ना करे, और अगर अपने कार्यकर्ताओं को उसका महत्व दे, उनको पद दे, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के आने वाले भविष्य के लिए वो कार्य ठीक होगा। अब जैसे एक नियुक्ति हो चुकी है, काफी बड़ी नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पे। अब जैसा आपने शुरू में कहा था, वो पिटारा खुल चुका है। अब आने वाले समय में और कौन कौन लोग हैं जिनको नियुक्ति मिल सकती है, या इससे पार्टी में आंतरिक खींचतान बढ़ने वाली है? नहीं, खींचतान, देखिए खींचतान नहीं बढ़ेगी। आप अगर कोई भी काम करना है, एक समय होता है कि ठीक है आपने आते ही सारी नियुक्तियां नहीं दी, ये पार्टी की रणनीति हो सकती है, उनके काम करने का तरीका हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास 100 पद हैं और आपने 10 पद दे दिए चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव से पहले, और अब आप 30 पद दे दोगे, 70 पदों को संरक्षित रखना या उनको अटकाए रखना या उस फाइल को बंद कर देना मैं उचित नहीं मानता। आज आपका लगभग 1.25 साल का कामकाज हो गया है, और 3 साल के लिए इसकी नियुक्ति होती है जनरली, जो बोर्ड आयोग में, उसमें वित्त आयोग वाली जरूर 1.5 साल की हुई है, बाकी 3 साल के लिए होते हैं। इतिहास में ऐसा भी देखा गया पहले कि सरकारों ने आखिरी के 1 साल में नियुक्ति की, 1.5 साल में नियुक्ति की, और दूसरी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने आते ही हटा दिया, उनको बर्खास्त कर दिया जी। तो आप कम से कम उनको, जो भी कार्यकर्ताओं को आप देते हो, तो 3 साल का मौका तो दो कम से कम, वरना आप आखिरी के साल 1.5 साल पहले करोगे और फिर सरकार अगर बदल गई तो उनका वो रद्द हो जाता है। तो जिसको भी देना है पार्टी को, इसमें एक बैठ के होनी चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि दिल्ली जो जाके सेटिंग करके ले आए, यहाँ से भी कुछ अनुशंसा की जानी चाहिए कि ये 25 लोग ऐसे हैं जिनको दी जानी चाहिए। उसके बाद भी आला कमान अगर उसमें 2 नाम काटता है, 2 नाम जोड़ता है, तो आला कमान का विशेषाधिकार है, होना भी चाहिए। लेकिन हर नियुक्ति दिल्ली से हो, सेटिंग से हो, जोड़ तोड़ से हो, राजनीतिक नफा नुकसान से हो, जातिवाद का आकलन के आधार पे हो, ये नहीं होना चाहिए। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने की, क्या हुआ? 2 बार सरकार रिपीट नहीं हुई,
बिल्कुल। तो यही अशोक गहलोत के समय में रहा, 3 बार रही। वहां भी नियुक्तियों को लेके कांग्रेस में इसी तरह होता था कि अटकी पड़ी रहती थी, फिर कुछ नियुक्ति हो गई, फिर पड़ी रही। तो वो जो कार्यकर्ताओं में जो असंतोष अगर 2 साल 2.5 साल में बैठ जाता है, तो आपको कितनी फिर नियुक्ति दे दो उसका मन नहीं करता, उसका लगता है कि नहीं सब पार्टी एक सी होती है। तो पार्टी को इसका विचार जरूर करना चाहिए। अब जैसे कि बोर्ड या फिर आयोग में तो अध्यक्ष बनने शुरू हो गए हैं, क्या राज्य के मंत्रिमंडल में भी कोई फेरबदल या उसके पुनर्गठन की कोई संभावना अब है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है। अभी जैसे पिछले 10 दिन में मुख्यमंत्री भजन लाल जी 2 बार दिल्ली गए जी। उन्होंने मोदी जी से भी मुलाकात की, अमित शाह जी से भी की, पहले गए थे नड्डा जी से भी मुलाकात की थी। तो निश्चित रूप से 20 महीने का समय हो गया, लगभग होने वाला है, और 40 महीने का समय बचा है। मतलब 1/3 कार्यकाल पार्टी ने की सरकार ने कर लिया, अब 2/3 कार्यकाल, 40 महीने और बचे। और 40 महीने में आप मान के चलो कि आखिरी के जो होते हैं, जो आखिरी के 6-8 महीने होते हैं, उसमें पूरी पार्टी और सरकार चुनावी मोड में होती है। तो मुश्किल से अब ये कह सकते हैं कि 2.5 साल का समय भारतीय जनता पार्टी के पास बचा है। तो 2.5 साल मतलब 30 महीने का कम समय बचा है। तो इसमें पार्टी को जो मंत्रिमंडल में विस्तार करना है, या जो मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे उनको हटाना है, नयों को लाना है, किसको कर रहा है, जो भी उधेड़-बुन पार्टी को करनी है, जो इन्होंने होमवर्क किया होगा निश्चित रूप से, और वो अगर भारतीय जनता पार्टी समय रहते कर दे तो ठीक है। जी। अब जो आपने बात कही कि राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली गए, मोदी जी से मुलाकात हुई, उससे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि वसुंधरा राजे भी दिल्ली गई और उनकी भी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। दोनों आपस में इतनी ज्यादा उनकी आपसी सहमति नहीं है, फिर भी उनका वहां दिल्ली जाना, मुलाकात होना, अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे कि उपराष्ट्रपति का पद खाली है, क्या वसुंधरा राजे जी को वहां वैसे उपराष्ट्रपति पद पर ले जाया जा सकता है, या प्रदेश की राजनीति में कुछ बदलाव होने वाला है? देखिए, प्रदेश की राजनीति में तो कोई ऐसा बड़ा बदलाव में नहीं देखता कि मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए, ये बड़ा बदलाव में नहीं मानता। लेकिन हाँ, मंत्रिमंडल में जो फेरबदल है, संगठन जिसकी हमने पहले भी चर्चा की कि मदन राठौड़ जी को 1 साल हो गया लेकिन उनकी कार्यकारिणी नहीं बन रही, तो मंत्रिमंडल में जो विस्तार है, फेरबदल जिसको कहो या विस्तार कहो, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारियों की जो घोषणा होनी है, प्लस इसके साथ साथ जो बोर्ड और आयोग है, इसमें कई बार मंथन होता है। पहले मुख्यमंत्री जी वहां गए, मंथन किया होगा, बातचीत, फिर परिस्थितियां बदल जाती हैं। वसुंधरा राजे जी भी मिली होंगी। निश्चित रूप से वसुंधरा राजे जी अपने जो समर्थक विधायक हैं, जिनके पास अनुभव भी है, योग्यता भी है, उनके लिए भी वो कहेंगी। और वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, तो उनको पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ये एक मुद्दा है। लेकिन पार्टी उनकी बात को नहीं सुने ऐसा संभव नहीं है। पार्टी उनकी बात को भी, उनके सुझावों को निश्चित रूप से शामिल करेगा और करना चाहिए। और भजन लाल जी या मदन राठौर जो संगठन के लोग हैं, वो भी दिल्ली जाके पूरी कवायद करें। तो जो काम पेंडिंग है और जिनको निपटाना है वो निपट जाए तो ज्यादा अच्छा है। वरना वो जो बात आपने कही थी ना कि असंतोष कार्यकर्ताओं में होता है, वो इन्हीं चीजों को लेके होता है कि आपको जो करना है वो कर दो, कम से कम लटकी तो नहीं रहे कि भाई अब मेरा अब नंबर जिसका है। तो आदमी में जो असंतोष होगा, गुस्सा होगा, वो महीने 2 महीने में शांत हो जाता है। अच्छा, इसमें सवाल का एक हिस्सा रह गया जवाब में कि उपराष्ट्रपति वाली बात तो रह गई, क्योंकि राजस्थान के एक व्यक्ति थे जो उपराष्ट्रपति पद पर थे, क्या उनके स्थान पर राजस्थान से किसी को लिया जाएगा? नहीं, ये कोई मापदंड नहीं होना चाहिए, ना होता है किसी भी पार्टी के लिए। राजस्थान से अगर सीट खाली हुई तो राजस्थान से ही मिले। वो मैंने कहा योग्यता और तमाम कई समीकरण देखे जाएंगे। उसमें जो सभापति का है रोल है, वो जो किस तरह कार्रवाई चलाने वाला होना चाहिए, संसदीय ज्ञान भी होना चाहिए, उसको कानून की भी जानकारी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात समर्पित जी। जो जगदीप धनखड़ जी पार्टी की किरकिरी कराई, ऐसा व्यक्ति नहीं हो, ऐसा व्यक्ति हो जो पार्टी की लाइन पे काम करे। हालांकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पार्टी की लाइन पे काम नहीं करते, लेकिन धनखड़ जी ने जिस तरह किया, सरकार को वहां पे एक तरीके से ऐसी स्थिति में डाल दिया, परेशानी में डालने की स्थिति पैदा कर दी, ऐसी परिस्थितियां फिर से कोई पैदा नहीं करे। तो विचारधारा के लिए समर्पित हो, कानून का जानकार हो, संसदीय ज्ञान का जानकार हो। बाकी इसमें कोई जातिगत समीकरण उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति में आते नहीं है, ना आने चाहिए, ना भौगोलिक कि राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या राजस्थान से हटा तो जो भी बने। हाँ, लेकिन ये आप उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल का फेरबदल, संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति और बोर्ड आयोग में, ये सारे जो मिला के जो मसले जो पेंडिंग पड़े होंगे, उसके निराकरण के लिए वसुंधरा जी भी मिली और भजन लाल जी भी 2 बार मिले, और हो सकता है 1-2 बार फिर मुलाकातें हों। तो ये प्रक्रिया सतत चलने वाली है। इसमें नहीं कि एक मुलाकात हो गई, खत्म हो गया, वो हो जाएगा। दाव पेच जो होते हैं, उठापटक जो होती है, नित नए समीकरण बनते हैं। उन सभी समीकरणों का निराकरण करने के लिए
हर पार्टी को इस तरह की जो आकलन है, मुलाकातें ये होती हैं, होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो लोग प्रदेश की राजनीति में रुचि रखते हैं उनके लिए आने वाले दिन काफी व्यस्त रहने वाले हैं। प्रदेश की राजनीति से कुछ ना कुछ चटपटी खबरें उनको मिलती रहेंगी कि किस बोर्ड में, किस आयोग में कौन अध्यक्ष बना, किसको हटा दिया गया, पुराने कार्यकर्ता किन को भूमिका मिल रही है, कांग्रेस या दूसरे दलों से आए कौन बना दिए गए, कौन हटा दिए गए, इन सबको लेके अगर आप नजर रखते हैं तो लगातार हम भी हमारे शो में इसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी अनंत जी से पूछ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका भी आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news